लेट्स से मेरे पास एक बॉटल है जिसका मास 1 kg है, तो उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? 1 kg। अब अगर मैं इससे बड़ा कुछ लूं, इससे बड़ा, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी का मास कितना होगा? नहीं पता? चलो मैं लिख देती हूँ 62 kg। अब इससे भी बड़ा कुछ देखते हैं, इससे बड़ा हम क्या ले सकते हैं? एक कार का मास ले लें। कार का मास कितना होगा? अराउंड 1200 kg। इसके बाद इससे भी बड़ा कुछ देखें, इससे बड़ा क्या मिल सकता है हमें? एक ट्रक का मास ले लें। चलो, पता है आपको ट्रक का मास कितना होता है? 10,000 kg। अब इससे भी बड़ा कुछ देखते हैं, इससे बड़ा क्या देखें? चलो सबसे बड़ा एनिमल जो है अर्थ पे, उसका मास ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा एनिमल क्या होता है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का मास ले लेते हैं। कितना होता है? 1,50,000 kg। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे चीजों का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका मास बढ़ रहा है और नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। अब इससे भी बड़ा कुछ ले लेते हैं, अर्थ का मास ले लें। अर्थ का मास कितना होता है, क्या आपको पता है? नहीं पता? चलो मैं लिख देती हूँ 597 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इतना बड़ा नंबर मैं तो लिखते लिखते ही थक गई। बट अगर यही नंबर याद करना पड़ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर यही नंबर मुझे कैलकुलेशन में यूज करना पड़ जाए, मुझे इसी नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो स्पेस भी कम पड़ जाएगा। तो क्या कोई और तरीका है इतने बड़े नंबर को याद रखने का या लिखने का? चलो देख लेते हैं। इस नंबर को इस तरीके से अगर लिख लें तो क्या ये गलत है? नहीं। यहाँ पे देखो, इस नंबर को हमने इस तरीके से लिख लिया तो भी ये वही नंबर है। हमने 597 को 10 से इतनी बार मल्टीप्लाई करा, मतलब 22 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, तब भी हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो अब हमें याद रखना भी इजी हो गया और इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन भी इजीली कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेती हूँ। लेट्स से मैंने नंबर ले लिया है 10,000। अब ये अभी यहाँ पे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है। अब मैं देखती हूँ क्या इसको मैं छोटा करके लिख सकती हूँ। तो छोटा करके, सबसे पहले छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस नंबर को ब्रेक कर सकती हूँ। अगर मैं इस नंबर को इस तरीके से लिख लूँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, सही है ये? जब हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें 10,000 मिलेगा। ठीक है, अब इससे भी छोटा करके मैं कुछ लिख सकती हूँ इसको। 10 कितने टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया? 4 टाइम्स। दैट मीन्स यहां पे मैंने लिख दिया 4 टाइम्स। अब ये 10 क्या है और ये 4 क्या है ये समझ लेते हैं। 10 हमारे पास है बेस, 10 को हम बोलते हैं बेस, और ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। 4 हमारे पास एक्सपोनेंट है और ये पूरा मिलके क्या बन जाता है हमारे पास? ये पूरा मिलके पावर बन जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? यहाँ पे हमने 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसको हम, जो 4 मिला है वो एक्सपोनेंट है और 10 हमारा बेस है, और ये पूरा मिलके हमारे पास क्या बनता है? पावर बनता है। इसको हम लिख भी लेते हैं, रीड कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं पहले। 10 रेज्ड टू द पावर 4, या फिर 10 टू द पावर 4। दोनों तरीके से सही है। 10 रेज टू द पावर 4, हमने 10 की कितनी पावर रेज की? 4 पावर रेज की, तो दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 4। बेसिकली ज्यादातर हम इसको इस तरीके से रीड करते हैं क्योंकि ये हमें बोलने में ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो चलो यहाँ पे तो हमने एग्जाम्पल लिया था जो 10 के फॉर्म में था, अब हम एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 32। अब यहाँ पे देखो, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप समझ गए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, दैट मीन्स पावर के फॉर्म में आप लिखोगे। तो यहाँ पे 32 को हम कैसे लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, यहाँ पे मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। 2 से चेक करेंगे 32 डिवाइड होगा क्या, कितने टाइम्स, 16। फिर हम 2 से चेक करेंगे, दैट मीन्स 8, अगेन 2 से 4, 2। ठीक है, यहां तक तो हमने क्या किया, 32 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 को ब्रेक करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सही है, यहां तक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अब देखो 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल गया। यहाँ पे 5 क्या है हमारे पास, पावर एक्सपोनेंट है, और 2 क्या है, बेस है, और ये पूरा क्या बन गया है हमारे पास, पावर बन गया है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक नंबर है, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हमें इसका उल्टा समझ लेते हैं, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, उसको नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे या सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल वो भी समझ लेते हैं। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा। तो मैं एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया 3 की पावर 4। अब यहाँ पे हमें पता है 3 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ, 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सही है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, हमने खोल के लिख लिया इसको। अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो दिस विल बी 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 3 इज 81। ठीक है, इतना। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ इसका। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं 2 की पावर 6 ले लेते हैं। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, फिर से ब्रेक करके लिख सकते हैं। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 6 है, एक्सपोनेंट 6 है, तो 6 टाइम्स। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, 32 इंटू 2 इज 64। ये हमें मिल गया सिंप्लीफाई करके 2 की पावर 6, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 6 मीन्स 64। अब यहाँ तो हमने डिस्कस कर लिया जब हमारे पास एक्सपोनेंट था और बेस कैसा था, हमारे पास पॉजिटिव था। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर्स तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बेस नेगेटिव लेना चाहूँ तो क्या वो चीज पॉसिबल है, तब भी क्या ये चीज वैलिड होगी। तो चलो हम एग्जाम्पल से वो भी समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसका बेस हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स ये नेगेटिव इंटीजर है, और पावर यहाँ पे हमारे पास 3 है, दैट मीन्स -2 रेज टू द पावर 3। तो अब इसको हम देख सकते हैं वही चीज वैलिड है जब हमारे पास पहले हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास बेस था उसको हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करा था, सेम बेस को जितनी भी पावर होती है उतने टाइम्स। तो इसको भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2। सही है ये चीज। अब देखो यहाँ पे हम पहले साइंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारे पास एक माइनस का साइन बच गया है, तो मैंने माइनस का साइन लगा लिया पहले। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो हमें आंसर क्या मिल गया है, -8। अब एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इसका, -2 टू द पावर 6 ले लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो दैट मीन्स मैं -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी, 6 टाइम्स। तो इसको मैं लिख लेती हूँ -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा।
ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन तो कैंसिल हो गया, तो आंसर हमें कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है, ये तो आप समझ गए। अब बाकी हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया, उसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, 32 इंटू 2 इज 64। सिंपल था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो जब हमारे पास बेस नेगेटिव था और पावर क्या थी, ऑड थी, दैट मीन्स ऑड मतलब क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो जब भी हमारे पास बेस नेगेटिव होगा और पावर ऑड होगी तो आंसर हमेशा कैसा मिलेगा, हमें नेगेटिव में मिलेगा। और दूसरा क्या है, जब हमारे पास बेस नेगेटिव होगा और पावर इवन होगी, इवन क्या होता है, दैट मीन्स 2 के मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो जब भी हमारे पास बेस नेगेटिव होगा और पावर इवन होगी तो आंसर कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है वो तो हम सीख चुके हैं, उसमें बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट्स के भी कुछ लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, तो समझ लेते हैं वो भी क्या होता है। उससे पहले मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे 10 क्या है हमारे पास, 10 बेस है और 3 क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये पूरा मिलके क्या बनता है, पावर बनता है। यहां तक समझ आया ना आपको। अब चलो अब बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो तब फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जब हमारे पास बेस क्या होगा, सेम होगा। सेकंड पार्ट क्या है, जब हमारे पास एक्सपोनेंट सेम होगा। तो बेस सेम का मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास क्वेश्चन में 10 है तो वो बेस 10 है तो वो 10 ही रहेगा, ठीक है, उसका पावर चेंज हो सकता है लेकिन बेस 10 रहेगा। और दूसरा केस क्या है, एक्सपोनेंट सेम रहना चाहिए, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट मेरा सेम रहना चाहिए, बेस चेंज हो सकता है। ये डिफरेंस समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सेम बेस में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सेम बेस में हम मल्टीप्लाइंग पावर्स डिस्कस करेंगे, जब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर्स को डिवाइड कैसे करेंगे वो सीखेंगे, डिवाइडिंग पावर्स, और पावर ऑफ पावर सीखेंगे। और फिर सेम एक्सपोनेंट जब हमारे पास होगा तो उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग पावर्स एंड डिवाइडिंग पावर्स। और इसके अलावा हम एक स्पेशल केस भी डिस्कस करेंगे, जब कोई भी हमारे पास नंबर होता है तो उसकी पावर 0, उस रेज टू द पावर अगर वो 0 होता है तो उसका आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला केस हमारे पास क्या था, सेम बेस। तो हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें पता है बेस क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम होना चाहिए, दैट मीन्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 टू द पावर 3। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इनटू दिस विल बी 2 टू द पावर 4 ले लिया मैंने, सही है इतनी चीज। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस, तो पावर तो आपको पता है ये पूरा वाला पार्ट पावर है, ये पूरा वाला पार्ट पावर है, और इसमें बेस कैसे है, बेस सेम है। यहां तक आपको समझ आया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा अभी, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास 2 टू द पावर 3 है, तो उसको हम खोल के लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ मैं इस तरीके से, सही है। अब मेरे पास क्या है, ये वाला पार्ट है, इसको भी मैं सेम इसी तरीके से लिख लेती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतनी चीज सही है। अब इस सारे को मैं मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल गया मुझे। अब यहाँ पे देखो 2 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, इतना सही है। यहाँ तक बहुत सिंपल था सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 7 मिला है, और यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपोनेंट अगर हम चेक करें, यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट 7 है और यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट कितना है, 3 और 4 है। तो 3 और 4 में हम ऐसा कुछ एडिशन अगर हम करें तो हमें क्या 7 मिलेगा, 3 प्लस 4 इज 7। तो दैट मीन्स इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर 3 प्लस 4, सही है ये चीज। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला, बेस हमारा सेम था तो पावर्स क्या हो गई,
ऐड हो गई। तो इसी चीज को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं अब हम इसी चीज को। ए हमारा कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, दैट मीन्स ए कभी भी जीरो वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। ए की पावर कितनी है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। अब उसको हमने क्या किया था, हमारी पावर्स क्या हो गई थी, ऐड हो गई थी। दैट मीन्स जब बेस सेम होगा तो दैट मीन्स a टू द पावर m प्लस n मिल जाएगा हमें। तो ये हमारा पहला लॉ होता है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लॉ। तो चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस। तो यहाँ पे देखो बेस कैसा होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ले लिया एग्जांपल 7 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 7 टू द पावर 3। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अपॉन के फॉर्म में लिख लें। तो 7 टू द पावर 5 अपॉन 7 टू द पावर 3, सही है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम, ये वाला जो पार्ट है मेरा न्यूमरेटर का, इसको मैं एक्सपेंड कर लेती हूँ। एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 5 टाइम्स पावर 5 थी तो मैंने 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 7 टू द पावर 3 है, दैट मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7, इतनी चीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट सेम है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। दिस विल बी 1 टाइम कैंसिल होगा, 1 अगेन 1 टाइम कैंसिल होगा। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 7 इंटू 7 बच जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स 7 टू द पावर 2 लिख लिया हमने। अब 7 टू द पावर 2 कब मिलेगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारा क्या है, 2 है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंट चेक करें 5 और 3, तो अगर मैं 3 को 5 में से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 इज 2, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ 7 टू द पावर 5 माइनस 3, सही है। तो यहाँ पे इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अब हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट मीन्स ए मेरे पास क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, दैट मीन्स ए जीरो वैल्यू नहीं लेगा। ए टू द पावर m डिवाइड बाय ए टू द पावर n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए m माइनस n लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या मिला था, माइनस हो रही थी हमारी पावर्स डिवीजन के केस में। तो इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें मिल गया है सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं पावर ऑफ पावर्स का, ठीक है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 है, और उसकी भी कोई पावर, दैट मीन्स उसकी भी कोई पावर 3 है। तो अब क्या करेंगे इस केस में, हमने तो भाई इतना ही पढ़ा था, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो चलो ये भी देख लेते हैं। जब हमारे पास इतना वाला पार्ट था, तो अगर ये इसको मैं पूरा एक नंबर मानती हूँ और इसकी पावर मैं 3 मान लूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जो यहाँ पे मेरे पास बेस है उसको मैं सेम टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ जितनी पावर होती है। तो दैट मीन्स इसको मैं अभी एक नंबर मान रही हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 2, मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करूंगी मैं इसी सेम नंबर को, 3 टाइम्स। तो दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, सही है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। चलो अब इसको भी हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट कितना मिल गया, 6 मिल गया है। तो यहाँ पे ये 6 मिला है और इधर कितना है, 2 है और 3 है। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 3 इज 6, तभी हमें 6 मिलेगा। दैट मीन्स हमने क्या किया, पावर ऑफ पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया आपको, हमने पावर ऑफ पावर्स में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तभी तो हमें यहाँ पे 6 मिला। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पहले देख लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी चीज। तो ये था ना आसान, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था हमें समझने में। यहाँ पे हमने बस पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इसको अब हम जनरल फॉर्म में भी लिख लेते हैं। ए मेरे पास एक नॉन जीरो इंटीजर है, ए टू द पावर m है, और उसकी भी कुछ पावर n मान लिया मैंने। तो इसको मैं लिख सकती हूँ a m इंटू n,
ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AMN, इस तरीके से भी सही है। तो ये हमें क्या मिल गया है, ये थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मिल गया है। तो चलो तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने सेम बेस के बारे में पढ़ा। तो सेम बेस में हमारा फर्स्ट केस क्या था, मल्टीप्लाइंग पावर्स का। तो लिख लेते हैं हम, जनरल फॉर्म क्या मिला था हमें, a⁴m इंटू a⁴n। तो हम क्या करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स m+n। तो हमें क्या मिल गया, a⁴m+n। ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या था हमारे पास, डिवाइडिंग पावर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं, a हम कॉमन ले लेंगे और पावर्स को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स m-n। ये हमें सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मिल गया था। अब थर्ड हमारे पास क्या था, पावर ऑफ पावर्स। तो पावर ऑफ पावर्स में क्या था, a⁴m और उसकी भी कोई पावर थी n। तो दैट मीन्स हमें क्या मिला था, ये a हम कॉमन ले लेंगे और पावर्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a⁴mn, ये इस तरीके से भी सही है। ठीक है, अब चलो डिस्कस करते हैं जब हमारे पास एक्सपोनेंट सेम होगा। तो चलते हैं। तो अब तक तो हमने डिस्कस किया जब हमारे पास बेस सेम थे, लेकिन अब हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है, दैट मीन्स बेस कुछ भी हो सकता है, बेस चेंज हो सकता है। तो चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो अब मुझे पता है यहाँ पे 2⁴ को मैं ओपन करके लिख सकती हूँ, दैट मीन्स थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3⁴ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 और 3, एक पेयर बना लिया मैंने। उसके बाद अगेन 2 और 3 का पेयर बना लिया, नेक्स्ट फिर से 2 और 3 का पेयर बना लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 3 मुझे कितने टाइम्स मिला है, 2 इंटू 3 कितने टाइम्स मिला है, सेम चीज 1 2 3 टाइम्स मिली है, तो मैंने लिख लिया 3 टाइम्स। अब यहाँ पे हमें 2 इंटू 3 कितना मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे मिल जाएगा 6⁴। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ भी एक्सपोनेंट 3 था, यहाँ भी एक्सपोनेंट 3 था, और यहाँ पे 6 मिल गया है बेस में हमें। तो बेस में 6 कब मिलेगा, हम बेस चेक कर लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बेस 6 मिल जाएगा। यस। तो चलो अब इसको हम जनरल फॉर्म में समझ लेते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, ए हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो इंटीजर होगा, a⁴m, और यहाँ पे क्या होगा, b⁴m। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m हमारे पास क्या है, सेम है, दैट मीन्स एक्सपोनेंट हमारे पास सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू b, इस तरीके से ⁴m। सही है ये। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ab⁴m। तो ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, तब जब हमारे पास पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे हम सेम एक्सपोनेंट के साथ। तो ये हमारा फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो चलो अब समझ लेते हैं डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे 7⁴ डिवाइडेड बाय 3⁴। अब इसको मैं लिख सकती हूँ अपॉन के फॉर्म में, दैट मीन्स 7⁴3 3⁴। तो यहाँ पे देखो इसको मैं इस तरीके से लिख लूंगी 7 इंटू 7 इंटू 7। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में भी लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ तक सही है, मैंने दोनों को ओपन करके लिख लिया। अब यहाँ पे देखो मैं इसको इसके साथ लिख सकती हूँ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मैंने ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3। सही है यहाँ तक। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7/3 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 टाइम्स, दैट मीन्स एक्सपोनेंट हमें 3 मिल गया। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट हमारे पास 3 था, 3 मिल गया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बेस को डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स 7/3 के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इसी चीज को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है
a एक नॉन जीरो इंटीजर है, दैट मीन्स a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। b भी हमारे पास एक नॉन जीरो इंटीजर है और एक्सपोनेंट क्या है हमारा सेम है जो कि होल नंबर्स है। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। सही है यहाँ तक। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ a अपॉन b होल टू द पावर m। तो ये क्या हो गया, हमें एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मिल गया है जो कि सेम एक्सपोनेंट का सेकंड केस है। ठीक है, अब तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सेम एक्सपोनेंट के हमारे पास दो केस होते हैं, मल्टीप्लाइंग पावर और डिवाइडिंग पावर। तो समझ लेते हैं जल्दी से क्या होता है जनरल फॉर्म में। दैट मीन्स हमारे पास एक्सपोनेंट तो सेम रहेगा, दैट मीन्स a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। तो यहाँ पे क्या होता है, a इंटू b करते हैं हम और पावर m मिल जाता है हमें होल टू द पावर m। तो a और b को मल्टीप्लाई करके और सिंपल करके लिख सकते हैं हम ab टू द पावर m। तो ये हमें कब मिलता है, मल्टीप्लाइंग पावर्स के केस में। अब हम तो जल्दी से अब समझ लेते हैं डिवाइडिंग पावर्स का केस। तो यहाँ पे क्या है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है तो उसको मैं कॉमन ले सकती हूँ दोनों में से। तो इसको इस तरीके से लिख लूँ a डिवाइडेड बाय b होल टू द पावर m। अब इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ, a अपॉन b होल टू द पावर m। तो देखा आप सबने कितना इजी था ये समझना। बेसिकली हमने जल्दी से रिकॉल भी कर लिया अपना कॉन्सेप्ट और हमें अब क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत इजी हो जाएगा इसके बेसिस पे। बस हमें यही 5 लॉज याद रखने हैं। तो चलो अब एक स्पेशल केस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशल केस है वो नंबर्स विद एक्सपोनेंट जीरो। एक्सपोनेंट तो आपको पता लग गया क्या होता है। तो अगर कोई नंबर है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे नंबर है 2 और एक्सपोनेंट क्या है इसका 0 है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी ये पता है आपको? नहीं पता? चलो डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, पहले आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ फिर इन जनरल बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5। अब ये तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 टू द पावर 5 है तो मैं इसको अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 5 टू द पावर 5 अपॉन 5 टू द पावर 5। सिंपल है, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सही है यहाँ तक? सेम डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे जब हम कैंसिल करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो कितना मिल जाएगा हमें, सारा कैंसिल करने के बाद कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये चीज समझ में आई? ये बहुत सिंपल था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता है क्या होता है। तो जब हमारे पास बेस सेम होगा तो डिवीजन के केस में क्या होता है, यहाँ पे 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5 है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बेस सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 माइनस 5। बेस सेम है क्योंकि, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 5 टू द पावर 0 और यही सॉल्व करके हमें कितना मिल गया है, 1 मिल गया है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे देखो हमने क्या यूज किया था जब हमारे पास बेस सेम था। तो इसको मैं केस 1 मान लेती हूँ, हमारा आंसर 1 आया था। एक और डिस्कस कर लेते हैं हमने, क्योंकि जब एक्सपोनेंट सेम था तो वो भी पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो केस 2 भी मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं एक्सपोनेंट सेम मान के चलती हूँ। ठीक है, तो उसका लॉ हमारा क्या कहता है डिवीजन का, 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5। उसमें हम क्या करते हैं 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5 ले सकते हैं हम। और ये हमें पता है 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स हमें 1 मिल जाएगा। और 1 टू द पावर 5, अब हम 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। तो देखो दोनों तरीके से आपने निकाला। जब आपने बेस को सेम लेके देखा तो भी आपका आंसर 1 आया, और जब आपने एक्सपोनेंट सेम लेके देखा तो भी आपका आंसर 1 आया। तो इन एनी केस आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और सिर्फ इस नंबर के लिए ही नहीं बल्कि इन जनरल किसी भी नंबर के लिए, यहाँ पे अगर मैं नंबर लिख दूं 2 टू द पावर 0 तो भी हमें आंसर 1 मिलेगा। इस नंबर को मैं चेंज कर दूं 3 टू द पावर 0 तब भी हमें आंसर 1 ही मिलेगा। या कुछ और भी इसको मैं नंबर ले लेती हूँ तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो बहुत सिंपल था ये कॉन्सेप्ट। बस हमें याद क्या रखना है, जहां पे भी हमें किसी नंबर की पावर रेज टू में 0 दिखती है हमें क्या लिख देना है, 1 लिख देना है उसका आंसर। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली एक्सपेंशन तो आप पहले ही सीख के आए हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ और उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। मैंने नंबर लिख लिया यहाँ पे 49653। तो नंबर एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, हम प्लेसेस चेक करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000। तो 4 हमारा कहाँ पे, 10,000 प्लेस पे, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 10,000 से। तो लिख लेते हैं 4 × 10,000। नेक्स्ट नंबर हमारा 9 है, 1000 प्लेस पे है, दैट मीन्स 9 × 1000 प्लस 6 हमारा 100 प्लेस पे है, 6 × 100 प्लस 5 10s प्लेस पे है, तो 5 × 10 प्लस 3 हमारा 1s प्लेस पे है, तो हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इसी चीज को मैं और शॉर्ट करके लिख सकती हूँ या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो चलो देख लेते हैं। 4, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10,000 है, तो 10,000 को अगर मैं लिखना चाहूँ 10 रेज टू द पावर समथिंग, तो कितना लिखूंगी, 0 देखेंगे, 1 2 3 4 0 है, दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे हमारे पास 9, कितने जीरोज हैं इधर 1000 में, 3 zeros, दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 6, 100 में कितने जीरोज हैं, 2 zeros, दैट मीन्स 10 टू द पावर 2। नेक्स्ट 5, तो 10 में कितने जीरोज हैं, 1, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1। अब यहाँ पे देखो प्लस 3, अब यहाँ पे जो 3 है, 3 के साथ मेरे पास क्या है, 1 है, क्या इसे भी मैं 10 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, देख लेते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, मेरे पास कोई भी नंबर होता है, अगर उसकी पावर टू दी पावर में 0 हो, तो वो नंबर का मुझे क्या आंसर मिलता है, 1 मिलता है। अगर मैं यहाँ पे देखो 10 टू दी पावर निकालूं, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, फटाफट से मैं बता सकती हूँ, 10 टू दी पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो क्या इस 1 की जगह पे मैं ये चीज लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो दैट मीन्स 3 के साथ हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 10 टू दी पावर 0। समझ में आया आपको? तो चलो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था और इसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म्स होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, 2 पार्ट्स होंगे बेसिकली। ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के एक आगे पार्ट होगा और एक पीछे वाला पार्ट होगा। तो पीछे वाला पार्ट क्या होता है, वो कुछ होगा आपका 10 और उसकी कुछ रेज टू पावर होगी, ठीक है। अब वो पावर क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 मान ली। अब इसके आगे वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो इसके आगे वाला जो पार्ट होगा वो 1.0 से 10.0 के बीच कुछ भी वैल्यू ले सकता है। मतलब 1.0 को हम इंक्लूड कर सकते हैं और वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो समझ गए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म के 2 पार्ट्स होंगे, जो कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा ये वाला और एक नंबर वाला फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये नंबर डेसिमल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कोई अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर गिवन है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे। ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 पार्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आएगा, एक पार्ट हमारा ये है और एक पार्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्या इसको लिख सकते हैं 8, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं हम 8 और यहाँ पे हम 0 काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 8। अब इसी चीज को अगर मैं लिख लूँ, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ 8 6 1 2 3 4 5 6 7। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से 86 इंटू 1 2 3 4 5 6 7। तो दैट मीन्स मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी मैं। तो यहाँ पे देखो, अब इसको मैं लिख सकती हूँ 86 इंटू 10 टू द पावर 7। लेकिन क्या अभी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पहले वाला पार्ट है मुझे पता है कि वो मुझे कैसा चाहिए, 1 से 10 के बीच में चाहिए। लेकिन ये तो 86 है, 86 तो नहीं आता 1 से 10 के बीच में। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ, 8 और 6 के बीच में पॉइंट लगा दूँ, 8.6 इसको लिख लूँ, तो यहाँ पे हमारे में क्या होगा, 1 10 बढ़ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको 8.6 को
10 टू द पावर 7, यहाँ पे देखो हमारे पास बेस सेम है, 10 है दोनों में, तो पावर्स हम ऐड कर सकते हैं 7 + 1, तो कितना मिल जाएगा हमें सॉल्व करके 8.6 इंटू 10 टू द पावर 8 मिल जाएगा हमें। तो अब ये जो हमें मिल गया है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत जल्दी से कैसे हम लिख सकते हैं वो मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ 8610000000। तो अब मुझे उतना लेंदी पार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बेस था हमने समझ लिया, लेकिन अब इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं। हमें कहाँ पॉइंट चाहिए, राइट से फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 8.61, मैंने पॉइंट लगा लिया। अब देखो यहाँ पे हम काउंट करेंगे, पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे है, तो ये लेफ्ट राइट से हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, हमने काउंट कर लिए वो प्लेसेस, और हम 10 टू द पावर उतना लिख देंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, 326000000। अब हमें क्या करना है, फटाफट से हम इसको लिख सकते हैं, पहले पावर्स काउंट कर लेते हैं, चलो कितना पावर आएगा हमारे पास, ठीक है। राइट से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10 टू द पावर 7, और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, एक डिजिट के बाद ही तो पॉइंट लेते हैं हम, तो ये मिल जाएगा 3.26 इंटू 10 टू द पावर 7। तो देखा आपने कितना इजी था ये समझना। अब हमें एक्सपेंड बहुत ज्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, और हमने इसको फटाफट से सॉल्व करके लिख लिया एक ट्रिक से। तो देखा आप सबने, आज का हमारा टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कितना इजी था। हमने सिर्फ 5 लॉज पढ़े और उसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक आपको अगर इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट हो या आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।